4. जैव विकास। प्रारंभिक निम्न कोटि के जीवों से क्रमिक परिवर्तनों द्वारा अधिकाधिक जीवों की उत्पत्ति को जैव विकास ऑर्गेनिक इवोल्यूशन कहा जाता है। जीव जंतुओं की रचना, कार्य की एवं रसायनी, भ्रूणीय विकास, वितरण आदि में विशेष क्रम व आपसी संबंध के आधार पर सिद्ध किया गया है कि जैव विकास हुआ है। लेमार्क, डार्विन, वेलेस, डी व्रीज आदि ने जैव विकास के संबंध में अपनी अपनी परिकल्पनाओं को सिद्ध करने के लिए इन्हीं संबंधों को दर्शाने वाले निम्नलिखित प्रमाण प्रस्तुत किए हैं। 1. वर्गीकरण से प्रमाण। 2. तुलनात्मक शरीर रचना से प्रमाण। 3. अवशोषी अंगों से प्रमाण। 4. संयोजता जंतुओं से प्रमाण। 5. पूर्वजता से प्रमाण। 6. तुलनात्मक भ्रौणिकी से प्रमाण। 7. भौगोलिक वितरण से प्रमाण। 8. तुलनात्मक कार्यकी एवं जीव रसायनी से प्रमाण। 9. आनुवांशिकी से प्रमाण। 10. पशुपालन से प्रमाण। 11. रक्षात्मक समरूपता से प्रमाण। 12. जीवाश्म विज्ञान एवं जीवाश्मकों से प्रमाण। समजात अंग, होमोलोगस ऑर्गन। ऐसे अंग जो विभिन्न कार्यों के लिए उपायोजित हो जाने के कारण काफी असमान दिखाई दे सकते हैं, परंतु मूल रचना एवं भ्रूणीय परिवर्धन में समान होते हैं, समजात अंग कहलाते हैं। उदाहरण: सील के फ्लीपर, चमगादड़ के पंख, घोड़े की अगली टांग, बिल्ली का पंजा तथा मनुष्य के हाथ की मौलिक रचना एक जैसी होती है। इन सभी में ह्यूमरेस, रेडियो अल्ना, कार्पलस, मेटाकार्पलस आदि अस्थियां होती हैं। इनका भ्रौणकीय विकास भी एक सा ही होता है, परंतु इन सभी का कार्य अलग अलग होता है। सील का फ्लीपर तैरने के लिए, चमगादड़ के पंख उड़ने के लिए, घोड़े की टांग दौड़ने के लिए तथा मनुष्य का हाथ वस्तु को पकड़ने के लिए अनुकूलित होता है। समरूप अंग, एनालोगस ऑर्गन। ऐसे अंग जो समान कार्य के लिए उपयोजित हो जाने के कारण समान दिखाई देते हैं, परंतु मूल रचना एवं भ्रूणीय परिवर्धन में भिन्न होते हैं, समरूप अंग कहलाते हैं। उदाहरण: तितली, पक्षियों तथा चमगादड़ के पंख उड़ने का कार्य करते हैं और देखने में एक समान लगते हैं, परंतु इन सभी की उत्पत्ति अलग अलग ढंग से होती है। तितलियों के पंख की रचना शरीर भित्ति को भेज द्वारा, पक्षियों के पंख की रचना इनकी अग्रपादों पर परों द्वारा, चमगादड़ के पंख की रचना हाथ की 4 लंबी उंगलियों तथा छड़ के बीच फैली त्वचा से हुई है। अवशेषी अंग, वेस्टिजाइल ऑर्गन। ऐसे अंग जो जीवों के पूर्वजों में पूर्ण विकसित होते हैं, परंतु वातावरणीय परिस्थितियों में बदलाव से इनका महत्व समाप्त हो जाने के कारण विकास क्रम में इनका क्रमिक लोप होने लगता है, अवशेषी अंग कहलाते हैं। पृष्ठ 376। उदाहरण: कर्ण, पल्लव, पायना, त्वचा के बाल, बमीफार्म, एपेंडिक्स आदि। नोट: मनुष्य में लगभग 100 अवशेषी अंग पाए जाते हैं। सर्वप्रथम प्रकाश संश्लेषी जीव साइनोबैक्टीरिया थे। पक्षियों का विकास सरीसृपों से हुआ है। जल स्थलचर जीवों का विकास मत्स्य वर्ग से हुआ है। स्तनी वर्ग के जंतुओं का विकास भी सरीसृपों से हुआ है। जीवाश्म: अनेक ऐसे प्राचीन कालीनों जीवों एवं पादपों के अवशेष जो हमारी पृथ्वी पर विद्यमान थे, परंतु बाद में समाप्त अर्थात विलुप्त हो गए, भूपटल की चट्टानों में परिरक्षित मिलते हैं, उन्हें जीवाश्म कहते हैं एवं इनके अध्ययन को जीवाश्म विज्ञान कहा जाता है। जैव विज्ञान के सिद्धांत। जैव विज्ञान के संबंध में अनेक सिद्धांत प्रतिपादित किए गए हैं, जिनमें लैमार्कवाद, डार्विनवाद एवं उत्परिवर्तनवाद प्रमुख हैं। 1. लैमार्कवाद, लैमार्किज्म। लैमार्क का सिद्धांत 1809 ईस्वी में उनकी पुस्तक फिलॉसफी जूलॉजिक में प्रकाशित हुआ। इस सिद्धांत के अनुसार जीवों एवं इनके अंगों में सतत बड़े होते रहने की प्राकृतिक प्रवृत्ति होती है। इन जीवों पर वातावरणीय परिवर्तन का सीधा प्रभाव पड़ता है। इसके कारण जीवों में विभिन्न अंगों का उपयोग घटता बढ़ता रहता है। अधिक उपयोग में आने वाले अंगों का विकास अधिक एवं कम उपयोग में आने वाले अंगों का विकास कम होने लगता है। इसे अंगों के कम या अधिक उपभोग का सिद्धांत भी कहते हैं। इस प्रकार से जीवों द्वारा उपार्जित लक्षणों की वंशगति होती है, जिसके फलस्वरूप नई नई जातियां बन जाती हैं। उदाहरण: जिराफ की गर्दन का लंबा होना। 2. डार्विनवाद, डार्विनिज्म। जैव विकास के संबंध में डार्विनवाद सर्वाधिक प्रसिद्ध है। डार्विन को पुरावशेष का महानतम अन्वेषक कहा जाता है।
चार्ल्स डार्विन 1809 से 1882 ईस्वी ने 1831 ईस्वी में बीगल नामक विश्व सर्वेक्षण जहाज पर पूरे विश्व का भ्रमण किया। डार्विनवाद के अनुसार सभी जीवों में प्रचुर संतान उत्पत्ति की क्षमता होती है, अतः अधिक आबादी के कारण प्रत्येक जीवों को अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु दूसरे जीवों से जीवन पर्यंत संघर्ष करना पड़ता है। ये संघर्ष सजातीय, अंतरजातीय तथा पर्यावरणीय होते हैं। दो सजातीय जीव आपस में बिल्कुल समान नहीं होते। ये विभिन्नताएं इन्हें इनके जनकों से वंशानुक्रम में मिलते हैं। कुछ विभिन्नताएं जीवन संघर्ष के लिए लाभदायक होती हैं, जबकि कुछ अन्य हानिकारक होती हैं। जीवों में विभिन्नताएं वातावरणीय दशाओं के अनुकूल होने पर वो बहुमुखी जीवन संघर्ष में सफल होते हैं। उपयोगी विभिन्नताएं पीढ़ी दर पीढ़ी इकट्ठी होती रहती है और काफी समय बाद उत्पन्न जीवधारियों के लक्षण मूल जीवधारियों से इतने भिन्न हो जाते हैं कि एक नई जाति बन जाती है। नव डार्विनवाद, नियो डार्विनिज्म। डार्विन के पश्चात इनके समर्थकों द्वारा डार्विनवाद को जीनवाद के ढांचे में ढाल दिया गया, जिसे नव डार्विनवाद कहा जाता है। इसके अनुसार किसी जाति पर कई कारकों का एक साथ प्रभाव पड़ता है, जिससे इस जाति से नई जाति बन जाती है। ये कारक हैं: 1. विविधता, 2. उत्परिवर्तन, 3. प्रकृतिवरण, 4. जनन। इस प्रकार नव डार्विनवाद के अनुसार जीन में साधारण परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप जीवों की नई जातियां बनती हैं, जिनमें जीन परिवर्तन के कारण भिन्नताएं बढ़ जाती हैं। 3. उत्परिवर्तनवाद। ये सिद्धांत वस्तुतः ह्यूगो डी व्राइज द्वारा प्रतिपादित किया गया है। इस सिद्धांत के 5 प्रमुख तथ्य निम्नवत हैं। 1. नई जीव जातियों की उत्पत्ति लक्षणों में छोटी छोटी एवं स्थिर विभिन्नताओं के प्राकृतिक चयन द्वारा पीढ़ी दर पीढ़ी संचय एवं क्रमिक विकास के फलस्वरूप नहीं होती है, बल्कि ये उत्परिवर्तनों के फलस्वरूप होती है। पृष्ठ 377। 2. इस प्रकार से उत्पन्न जाति का प्रथम सदस्य उत्परिवर्तक कहलाता है। यह उत्परिवर्तित लक्षण के लिए शुद्ध नस्ल का होता है। 3. उत्परिवर्तन अनिश्चित होते हैं। ये किसी एक अंग विशेष में अथवा अनेक अंगों में एक साथ उत्पन्न हो सकते हैं। 4. सभी जीव जातियों में उत्परिवर्तन की प्राकृतिक प्रवृत्ति होती है। 5. जाति के विभिन्न सदस्यों में उत्परिवर्तन भिन्न भिन्न हो सकते हैं। 6. उपयुक्त उत्परिवर्तनों के फलस्वरूप अचानक ऐसे जीवधारी उत्पन्न हो सकते हैं जो जनक से इतने अधिक भिन्न हो कि उन्हें एक नई जाति माना जा सके।